नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बरेली में आला हजरत खानदान की बहू निदा खान ने अज्ञात व्यक्ति पर घर में घुसकर चाकू निकालकर हत्या की धमकी का आरोप लगाया। उन्होंने कट्टरपंथी मौलानाओं और तौकीर रजा के खानदान के लोगों पर धमकाने का आरोप लगाया है और करीब 3 हफ्ते पहले भी निदा खान ने जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए थे और खुद की जान को खतरा बताया था। पुलिस ने सीसीटीवी अपने कब्जे में ले लिया है। हमारे साथ खानदान आला हजरत की बहू निदा खान है। उनके घर पर हमला किया गया है। चूंकि 3 सप्ताह पहले भी इसी तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। समझ लेते हैं किस तरीके से घर में जो है उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी। क्या कुछ उनके आरोप हैं मैडम, क्या कुछ आरोप हैं और किस तरीके से हमला करने की कोशिश की गई थी? देखिए 18 तारीख की बात है। मैं उसी दिन लखनऊ से वापस आई थी और देखिए कोई ना कोई मेरे ऊपर नज़र रखा हुआ है। अगर कोई और भी होता तो एक दिन पहले भी आ सकता था, लेकिन उसे पता था मैं उसी दिन वापस आई। वो मेरे घर में घुसा, उसने मेरे नाम पूछता रहा। जब मेरा नाम जब पूछ रहा था तो मेरे घर पे जो हाउस हेल्प है तो वो घबरा गए। वो बोला भैया आप हो कौन? इतनी देर में मैं नीचे आ गई। मैंने कहा मैं निदा खान हूं, बताओ क्या काम है। तो उसने मेरा नाम सुनते ही मेरे ऊपर चाकू निकाल लिया। उसके बाद धक्का मुक्की हुई, हमने उसे धक्का दे के निकाला। ठीक है, वो नीचे गया और वो घर से बाहर चला गया। इसकी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी किस तरीके से वो घर के अंदर आया और कैसे घर के बाहर गया। काला कुर्ता पजामा पहना, काली बंडी पहना, काली टोपी लगाया हुआ लड़का था। उसके पीछे एक बैग भी था। ठीक है, और हमने 112 पे तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाया। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई जिस तरीके से वो घर के अंदर आया। और लेकिन पुलिस ने हमें ये आश्वासन देके कह दिया कि घर में ताला लगाकर बैठी है, 10 बजने वाला है, ताला लगा के बैठी है। मैडम कौन लोग हैं वो, किनके ऊपर ये गंभीर आरोप हैं? आखिर वो ऐसे कौन लोग हैं जो आपकी जान लेना चाहते हैं? देखिए मैं बहुत टाइम से तौकीर मियाँ के ऊपर बोलती आई हूँ। मैंने उनके फाइनेंस को भी टारगेट करा है कि उनके पास फाइनेंस कहाँ से आ रहा है। इससे पहले मैंने बोला भी था कि पड़ोसी मुल्क उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंस ज़रूर करता होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा बल्क में होता है। तो ये और लग्जरियस लाइफस्टाइल वो जीते, उनका बेटा बाहर पढ़ता है, सब कुछ है, तो इसका फाइनेंस कहाँ से आता है? इसको लेकर मैंने बहुत ज़्यादा बात करी थी। मैंने बहुत ज़्यादा मुखरों की डिबेट भी करी थी। तब से मैं इनके टारगेट पे आ चुकी हूँ। इनके जो चाहने वाले, जो इनके चमचे हैं, वो हर तरीके से मुझे परेशान करते हैं। मैं रोड पे निकलती हूँ, मुझे गाली दे देते हैं, मुझे कुछ भी कह देते, किसी तरीके से कमेंट भी पास कर देते। सिक्योरिटी मेरी खड़ी रह जाती है लेकिन वो कह के निकल जाते हैं। खबर झांसी से, जहां अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते दिखे। उन्होंने कहा दिल्ली धमाके में डॉक्टर्स का पकड़ा जाना दिखाता है कि जितने भी पढ़े लिखे इस्लामिक हैं सबके सब आतंकी हैं। उन्होंने कहा मदरसों पर बुलडोजर चलाओ या फिर मदरसों में भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र पढ़वाओ। सनातन एकता पदयात्रा पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के साथ मैं था। मैं जहां रुका था मेरे पास में ही डॉक्टरों के द्वारा 350 किलो RDX, दिल्ली में बम धमाका डॉक्टर के द्वारा, जम्मू कश्मीर में पकड़ा जाना डॉक्टर, लखनऊ में महिला डॉक्टर पकड़ी जाना AK-47 के साथ। कहने का मतलब जितने पढ़े लिखे इस्लामिक हैं सबके सब आतंकवादी। तो मदरसे पे बुलडोजर चलाओ या तो फिर मदरसे में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र का पठन पाठन कराओ, या तो फिर भारत से मुसलमानों को बाहर करो, या तो फिर उनको अपने संस्कृति पे लाने का प्रयास करो। ये कौन करेगा? ये हिंदू जनमानस करेगा। हिंदू जनमानस कैसे करेगा? जब हिंदू जातियों से हटकर एक होगा, एक साथ आएगा। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को ब्लास्ट को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी से जुड़ा आतंकवाद का ये मामला पहली बार नहीं, बल्कि यहां एक स्टूडेंट मिर्जा शादाब बेग ने अहमदाबाद, सूरत समेत 5 धमाकों में बड़ी भूमिका निभाई। इंडियन मुजाहिदीन का खतरनाक एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकी कनेक्शन। देश में कई ब्लास्ट करने वाला भी अल फलाह का स्टूडेंट। डॉक्टर उमर नबी के बाद अब आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम। हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ये वही जगह है जहां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों का कनेक्शन है। अब इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक और आतंकवादी से रिश्ता सामने आया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का एक्टिव मेंबर मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज का ही छात्र रह चुका है। फरीदाबाद में अल फलाह कॉलेज की शुरुआत अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के रूप में हुई थी। बाद में 2014 में हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था।
जानकारी के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी मिर्जा शादाब बेग ने साल 2007 में फरीदाबाद के अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पूरा किया था। उसके बाद अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों में वो शामिल पाया गया था। यानी पढ़ाई के दौरान ही आतंकी मिर्जा शादाब बेग हमलों की प्लानिंग कर रहा था। ये आतंकी पिछले कई सालों से फरार है और सूत्रों के मुताबिक इसकी आखिरी लोकेशन 2019 में अफगानिस्तान में मिली थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकी कनेक्शन डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शकील मुजब्बिल से जुड़ा है, जिनके ऊपर 10 नवंबर को लाल किले के सामने ब्लास्ट कर कई लोगों की जान लेने का आरोप। अब देश में 5 जगहों पर ब्लास्ट कराने के आरोपी मिर्जा शादाब बेग का नाम इस यूनिवर्सिटी से जुड़ने से जांच एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। मिर्जा शादाब बेग यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। एजेंसियों के दावे के मुताबिक शादाब बेग पर देश के अलग अलग हिस्सों में 5 धमाके करने का आरोप है। मिर्जा शादाब बेग दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और गोरखपुर के धमाकों में शामिल रहा था। इन धमाकों के बाद आतंकी मिर्जा शादाब बेग पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक मिर्जा शादाब बेग इंडियन मुजाहिदीन का एक खतरनाक मेंबर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक 2008 में हुए जयपुर में विस्फोटों को अंजाम देने के लिए मिर्जा शादाब बेग ही विस्फोटक इकट्ठा करने के लिए कर्नाटक के उडुपी गया था। उडुपी में रियाज भटकल और यासीन भटकल को मिर्जा शादाब बेग ने बड़ी संख्या में डेटोनेटर और बेयरिंग दिया, जिसका इस्तेमाल आईईडी तैयार करने में किया गया। कहा यह भी जाता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के चलते मिर्जा शादाब बेग बम बनाने की इंजीनियरिंग से अच्छी तरह वाकिफ था। यही नहीं, 2008 में ही गुजरात के अहमदाबाद में हुए ब्लास्ट में भी आतंकी मिर्जा बेग शामिल था। अहमदाबाद धमाके से 15 दिन पहले वो अहमदाबाद पहुंचा था और पूरे शहर की रेकी की थी। इससे पहले साल 2007 में गोरखपुर में हुए बम धमाकों में भी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था। गोरखपुर में हुए धमाकों में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इंडियन मुजाहिदीन से नाम जुड़ने के बाद मिर्जा शादाब बेग की संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। आतंकी मिर्जा शादाब बेग नए लड़कों को भर्ती करने के लिए रेडिकलाइज करने में भी माहिर था। अब इसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, तो जांच एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों से इसके कनेक्शन की पड़ताल में जुट गई हैं। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान में बैठा जैश ए मोहम्मद भारत के खिलाफ नया फिदायीन दस्ता तैयार करने में जुटा है और फंडिंग का पूरा खेल इस बार डिजिटल हवाला के जरिए चल रहा है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद की सबसे खतरनाक साजिश का सुराग मिला है। पता चला है कि जैश भारत में फिदायीन दस्ता तैयार करने के लिए तेजी से फंड इकट्ठा कर रहा है। ये फंड जुटाया जा रहा है डिजिटल हवाला नेटवर्क के जरिए, ताकि पैसों का कोई रिकॉर्ड ना बचे। जांच में सामने आया है कि जैश पाकिस्तान के ई वॉलेट्स जैसे सदापे के जरिए ऑनलाइन डोनेशन ले रहा है। अब एजेंसियां इस पूरे डिजिटल नेटवर्क, ऑनलाइन फंडिंग और महिलाओं को शामिल करने की साजिश की गहराई से जांच कर रही हैं। इस समय जांच एजेंसियों का पूरा फोकस इसी डिजिटल हवाला नेटवर्क पर है। सवाल ये नहीं कि इतना मोटा पैसा कहां से आया, बल्कि सवाल ये है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन किन किन लोगों तक पहुंची है। इतना तो साफ है कि जैश ए मोहम्मद ने आतंकियों के लिए फंडिंग का एक नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। जैश का पंपलेट बताता है कि आतंकियों की फंडिंग किस तरह धर्म और जन्नत के नाम पर बेची जा रही है। पंपलेट में लिखा है, जो इंसान मुजाहिद के लिए विंटर किट देगा उसे जिहाद का लड़ाका माना जाएगा। एक किट की कीमत 20,000 पाकिस्तानी रुपए तय की गई है, जिसमें शामिल है 3500 के जूते, 500 रुपए की वार्म कैप, 5500 का गद्दा, 1500 का टेंट, 500 की जुराब और 2000 का गर्म सूट। जैश इन किट की पेमेंट भी ऑनलाइन वॉलेट से ले रहा है, जिससे डिजिटल हवाला और आसान हो जाता है। ये वही पंपलेट है जिसमें आतंकियों के लिए विंटर किट की लिस्ट बनाई गई है। गर्म जूते, टेंट, गद्दा और इनके नामों पर सीधे सीधे ऑनलाइन पेमेंट। यानी किट सिर्फ एक बहाना है, असल मकसद है लोगों से पैसा खींचना और उससे फिदायीन तैयार करने में लगाना। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी इस फंडिंग के लिए लिंक मौजूद है? यही जवाब ढूंढ रही हैं एजेंसियां। जांच
अब उस मोड़ तक पहुंच चुकी है जहां तस्वीर साफ भी है और खतरनाक भी। जैश मोहम्मद ने आतंक की फंडिंग को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। पंपलेट के जरिए लोगों को उकसाना, ई वॉलेट से डोनेशन लेना और महिलाओं को नेटवर्क में जोड़ना, ये सब मिलकर एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल खड़ा कर रहे हैं। एजेंसियों को डर है कि ये विंटर किट फंडिंग सिर्फ शुरुआत है, आगे इससे बड़े फिदायिन हमलों की योजना छिपी हो सकती है। अब पूरा दारोमदार इस डिजिटल हवाला चेन को तोड़ने पर है, जिसके लिए एजेंसियां अपनी कमर कस चुकी हैं। राम मंदिर के ध्वजारोहण की तैयारियां जोरों पर है। ध्वजारोहण से पहले आज से धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे। साथ ही सरयू तट से राम मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल में डूबी अयोध्या को आकर्षक रोशनी, फूलों और भव्य रंगोलियों से सजाया जा रहा है। हर ओर भक्तों की भीड़, जयकारों का माहौल है। सुबह शाम रामधुन और मंत्रोच्चार की गूंज से वातावरण पावन हो उठा है। आइए आपको बताते हैं कि धर्म ध्वजा कैसे तैयार हुई और कितने लोगों ने मिलकर इसे बनाया। तो रामनगरी सज रही है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण का कार्यक्रम है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो धर्म ध्वजा, जिसे प्रधानमंत्री मोदी फहराएंगे और उसी के साथ ही देश दुनिया तक ये संदेश जाएगा कि राम मंदिर अब पूर्ण हो चुका है। ध्वजा की पर्टिकुलर खासियत ये है कि ये 3 लेयर फैब्रिक में बना हुआ है और उनके ऊपर जो भी है वो राम भगवान के जो प्रतीक है वो हमने लगाए हैं ऊपर। और बनने में तो ऑलमोस्ट 25 डेज लगे इसमें। क्या क्या कारीगरों ने विशेष इसमें किया हुआ है, किस प्रकार की ये ध्वजा? हाँ, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो बॉर्डर है पूरा गोल्डन किया हुआ है, जो पूरा फैब्रिक आता है गोल्डन का वही, और अस्तर डाला हुआ है अंदर। फिर उसके ऊपर सिल्क का मटेरियल है। फिर इसके ऊपर जो भी है वो सिल्क वो जो फ्रूक्स है उसके अंदर भी पूरा हैंडवर्क किया हुआ है, वो सब कारीगरी है इसमें। प्रधानमंत्री जी हमारे स्वदेशी की बात करते हैं, तो इसमें क्या स्वदेशी लोगों को देखने को मिलेगा? सभी हमारे जो स्वदेश के वही उन्होंने ही सब बनाया है। उसमें पूरा हैंडवर्क जो अपना जो बोलते हैं हाथ कला बोलते हैं वही से बनाया है। कितने कारीगर इसमें लगे हुए थे? इसमें अप्रोक्स 7 से 8 कारीगर्स। और हमारे लिए भी बहुत बढ़िया मीन्स बोलते एक प्रसंग है कि प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से इसका ध्वजारोहण करेंगे, तो हमारे लिए भी कुछ बहुत बढ़िया बात है इसमें। पहले भी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर पर धर्म ध्वज लहराएगा। इसको लेकर पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। सरयू के घाटों पर भजन कीर्तन हो रहे हैं और संत समाज प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहे हैं। देखिए इस वक्त अयोध्या का नजारा कैसा है। भगवान राम की नगरी में ध्वजारोहण समारोह का उत्साह नजर आ रहा है। भगवान राम का भव्य महल बनकर तैयार है और उसकी पूर्णता का संदेश 25 नवंबर विवाह पंचमी को देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को देंगे। अयोध्या में उत्साह है और सदियों और पीढ़ियों से इस लड़ाई को लड़ने वाले लोग आज इस सुखद परिणाम को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अयोध्या के घाटों पर इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर होड़ मची है, तो लोग अपने आराध्य के भव्य महल के निर्माण पूरा होने के खुश उत्साह में गाते और गुनगुनाते नजर आ रहे हैं। लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर के झंडा, मंदिर पे झंडा, राम मंदिर पे झंडा, राम मंदिर पे झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर पे झंडा, लहर लहर लहराए हो राम मंदिर पे।
जयकार हो, राम मंदिर के झंडा संत करे जय जयकार हो, राम मंदिर के झंडा लहर लहर लहराए हो, राम मंदिर के झंडा। अयोध्या उत्साहित है और लहर लहर लहराए राम मंदिर का झंडा। हमारे साथ संत समाज भी मौजूद हैं जो इस राम मंदिर की पूर्णता को लेकर उत्साहित हैं और इनसे जानते हैं। महाराज जी, आज खुशी का उत्साह का एक और पल आ गया है। राम मंदिर निर्माण के साथ आराध्य के भव्य महल में विराजमान होने के साथ अब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, सनातन समाज के अभ्युदय का समय है ये। 25 नवंबर 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ। बता दें, 5 दिन में रामेश्वरम का पुल बनाया था भगवान राम ने। 5 साल में मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। और ये झंडारोहण जो ध्वजारोहण हो रहा है वह पूरे विश्व में रह रहे सनातनी समाज के गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं एक बार फिर अयोध्या। राम मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी, भवन में विराजमान प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री के हाथ हुआ और आज पूरे विश्व को राम मंदिर निर्माण पूरा हुआ इसका संदेश देने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया है और उनके शपथ ग्रहण के उपरांत ये प्रथम आगमन है। और मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या से मैं संत दिवाकराचार्य महाराज आह्वान भी किया था उस समय जब अयोध्या का उपहास उड़ाया गया था एक छोटे से लोकसभा हारने के उपरांत। तब मैंने प्रधानमंत्री का आह्वान किया था और ये प्रथम आगमन है जब प्रधानमंत्री जी आ रहा है। और मैं ये जानता था कि जब प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे तो जैसे वो शिलान्यास के समय आए थे, जैसे वो जो है प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे, उसी प्रकार से जब वो तीसरी बार अयोध्या आएंगे तो वो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम क्षण होगा। और वही हो रहा है जब प्रधानमंत्री जी 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के शिखर से भव्य भगवा ध्वज फहराएंगे तो विश्व देखेगा। राम मंदिर के शिखर से भगवा लहराएगा, विजय ध्वज लहराएगा तो पूरा विश्व देखेगा। महाराज, क्या कहेंगे? भारत के प्रधानमंत्री जी अयोध्या आकर के राम मंदिर पर ये भगवा ध्वज लहराएंगे, ये जो है सनातन धर्म की विजय का ये प्रतीक है। और उसी से ये आप समझिए हिंदू राष्ट्र का जो है आगाज हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र होकर के ही रहेगा। जो कि जब 400 वर्ष पुराना इतिहास बदल गया, जब भगवान राम अपने महल में आकर के वहाँ विराजमान हो गए और भगवान राम का मंदिर पूर्ण हो गया। आज अयोध्या वासियों में बहुत ही भारी उत्साह है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मदरसों की जांच का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के सवाल पर यदि एटीएस ने मदरसों की जांच की इजाजत मांगी है तो सरकार अनुमति देगी। जांच करने का अधिकार उनका है और सरकार को देश के सवाल पर अनुमति देने का अधिकार है। हर व्यक्ति के ऊपर 140 करोड़ आबादी में जहां भी जिसके ऊपर संदिग्ध होगा तो उसकी जानकारी और जो खुफिया एजेंसी है उसको जरूरत है तो उसको रखना पड़ेगा। सर, आपका विभाग किस तरह से इस पर काम करेगा? देखिए, हमारा विभाग पहले देश की सुरक्षा, देश सर्वोपरि है, उसके बाद तब हम लोग हैं। तो देश की सुरक्षा के सवाल पे हम सब लोग पहले देश के साथ खड़े हैं। ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कहा कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सुरक्षा के लिए जहां जरूरी हो जांच की खुली छूट होनी चाहिए या कोई जगह, लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है जब राजनीति करने वाले लोग देश की सुरक्षा में भी राजनीति ढूंढने लगते हैं। ओपी राजभर भी इस मामले में राजनीति कर रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर किसी भी चीज़ को कहीं जाने को, किसी जांच के लिए इस देश में कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि जान माल और देश के नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लेकिन अंतर ये करना चाहिए कि कौन सी बात सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से की जा रही है, कौन सी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोल रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां, यहाँ का इंटेलिजेंस, उस सबको पूरा अधिकार दिया हुआ है और हर सरकार में हर जांच पे की मदद सरकार करती है। लेकिन जो लोग इस आधार पर अपनी नेतागिरी करना चाहते हैं, समाज में बंटवारा करना चाहते हैं, वो उतना ही निंदनीय है।
नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के सीएम के रूप में शपथ ली। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। समारोह खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने गमछा भी लहराया। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद पीएम मोदी ने दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था उसमें भी गमछा लहराया था। तो बिहार में आज से नीतीश कुमार की नई पारी शुरू हो गई है। शपथ समारोह खास, नीतीश ने रचा इतिहास। लगातार 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली नीतीश कुमार ने, और किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर ही गमछा लहराया। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। एसआईआर पर समाजवादी पार्टी क्यों कह रही है कि बिहार जैसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे? समाजवादी पार्टी एसआईआर को लेकर अब तक कितना सजग है और पार्टी कार्यकर्ताओं को किस रणनीति पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में विपक्षी पार्टियों के लिए मौजूदा समय में सबसे बड़ा लक्ष्य एसआईआर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया है कि तमाम संगठन इस मुद्दे पर किसी भी तरह से कोताही न दिखाएं। टिकट के दावेदारों को भी साफ संदेश है कि अगर कोई भी कोताही की खबर मिली तो टिकट काट दिया जाएगा। चुनाव आयोग से हम लोगों की ये मांग भी है कि ये डेट बढ़ाई जाए, लेकिन अगर डेट नहीं भी बढ़ेगी तो 9 तारीख से हम लोग जो हैं वो सभी पोलिंगों पर कैंप लगा करके फॉर्म 6 भरवा करके इसका नाम छूट गया है उसका नाम बढ़वाने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि न एक वोट को छूटेगा न एक वोट कटेगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बिहार के चुनाव में विपक्षियों के लिए एसआईआर सिरदर्द का एक बड़ा कारण साबित हुआ है। इसमें समाजवादी पार्टी सक्रिय इसलिए है क्योंकि इसके बहाने हर वोटर तक वो पहुंचेगी। उनके जो पीडीए प्रहरी हैं हर वोटर तक पहुंचेंगे, उनसे उनका परिचय होगा, उनको पता लगेगा कि ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। क्योंकि जब वोट डलवाने की जरूरत पड़ेगी तो नहीं लोग उनके दरवाजे पे दस्तक देंगे। एसपी में हालात इस तरह के बन गए हैं कि अगर किसी को विधानसभा का टिकट चाहिए तो पहले एसआईआर का काम सही से करके लाना होगा। नतीजा ये है कि बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम एसआईआर को लेकर अपनी स्टाइल में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिलारी विधानसभा में साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती। आपकी मेहनत का पार्टी को यकीन दिलाना होगा कि एसआईआर में उन्होंने मेहनत से हिस्सा लिया था, यानी कि 2027 विधानसभा चुनाव में एसपी का टिकट पाने का एसआईआर में मेहनत पहली शर्त बन गई है। यानी कि 2027 में अगर किसी को टिकट चाहिए होगा तो अखिलेश यादव ने पहला क्राइटेरिया एसआईआर को ही रख दिया है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो रहा एसआईआर समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम और खास हो गया है। देखने वाली बात होगी कि 9 दिसंबर को जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उससे विपक्षी दल, खास तौर से समाजवादी पार्टी, कितना संतुष्ट नजर आएगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और आगरा से खबर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताजनगरी के दौरे पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताजमहल का दीदार करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप जूनियर उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की शादी में शामिल होने के लिए भारत आए हुए हैं। वो एनआरआई अरबपति राजू मंटेना के बेटे की शादी में शिरकत करने आए हैं। बिजनेसमैन राजू मंटेना कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के नजदीकी बताए जाते हैं। हमारे सहयोगी कामिर फोन लाइन पर जुड़ गए। जी कामिर, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप है जो अमेरिकी ट्रंप के बेटे हैं, उनकी पत्नी
ताजमहल का दीदार। तो ताजमहल का दीदार कर रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। एक शादी में शामिल होने के लिए वो इंडिया आए हैं और ताज का दीदार करने पहुंचे वो अपनी पत्नी के साथ, भारी सुरक्षा के बीच। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप भी जब भारत आए थे दौरे पर तो अपनी पत्नी के साथ ताज का दीदार उन्होंने किया था। आज उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर पहुंचे हैं ताज नगरी में। तो बना सकता ना तो ताजमहल में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर अपनी पत्नी के साथ ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। भारत में वो एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए आए हैं। मशहूर अमेरिकी कारोबारी राजू मंटेना के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए वो भारत आए हैं। बिजनेसमैन राजू मंटेना कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं। तो बना सकता ना राजू मंटेना जो कि NRI अरबपति हैं, काफ़ी समय से अमेरिका में ही रहते हैं। उनके बेटे की शादी है उदयपुर में और इसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। लेकिन उससे पहले वो सीधा पहुंचे यूपी के आगरा ताज का दीदार करने।